नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे अब सामने आ गए। तस्वीर धीरे धीरे साफ हो गई। बीजेपी एक बार फिर से यानी कि हैट्रिक लगाते हुए प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। बड़े बड़े दिग्गज नेता, बड़े बड़े मंत्री इस चुनाव में धाराशायी हो गए। सवाल है कि जनता के मन में क्या था। वो जनता ने अपनी वोट की चोट से साबित किया। न सिर्फ साबित किया बल्कि भरोसा जताया उस पार्टी पर जो विकास के साथ चलती है। ऐसा तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आई। अब सवाल यह कि कांग्रेस जो बढ़त का सपना देख रही थी, 10 साल के सूखे को खत्म करने का सपना देख रही थी, वो अब सपना ही नजर आ रहा है, क्योंकि 49 से 50 सीटों पर बीजेपी एक बड़ा मैंडेट लेकर आ रही है, जो अब तक के हरियाणा के इतिहास में पहली बार हो रहा है। और बीजेपी का सीएम फिर से रिपीट होगा। पार्टी तीसरी बार सत्ता की दहलीज तक पहुंचती हुई नजर आ रही है। बीजेपी खेमे में जोश है तो वहीं कांग्रेस कहीं ना कहीं निराश। कार्यकर्ताओं में निराशा भी कांग्रेस के देखने को मिल रही है। लेकिन इस बार हरियाणा के परिणामों ने कहीं ना कहीं चुनावी समीकरण को बदलकर जरूर रख दिया है। तो हरियाणा के चुनावी नतीजे क्या कुछ कहते हैं, यह बड़ा सवाल है। एक बड़ा संदेश जरूर देते हैं। यहां पर बीजेपी पर भरोसा जताया तमाम दिग्गज नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। एक सवाल यह भी था कि नायब सिंह सैनी ये हमेशा से कह रहे थे, बयान वो देते रहे तमाम रैलियों के और भाषणों के दौरान। उन्होंने अपने संबोधन में भी कहा कि बीजेपी जब मैंडेट लेकर आएगी तो कांग्रेस ये कहेगी कि कहीं ना कहीं ईवीएम में घपला हुआ है। अब सवाल यह कि कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी। सुप्रिया शिनेत ने भी जो परिणाम है उन पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए। पवन खेड़ा ने भी, दिग्गज कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने इन परिणामों पर सवाल जरूर खड़े किए हैं। अब सवाल कहीं ना कहीं यह है कि बीजेपी पर जिस तरीके से जनता ने मोहर लगाई है, वो ये सवाल जरूर तस्दीक करता है इस सवाल की कि जनता विकास के साथ है। ये जो कहीं ना कहीं अंदेशा था, ये शायद किसी ने सोचा नहीं होगा, कल्पना से परे था। 2005, 2009 विधानसभा चुनाव को देखें, उसके बाद 2014 के देखें, 2019 के देखें, ये परिणाम बिल्कुल विपरीत आए हैं। जनता ने एक बार फिर से बीजेपी पर भरोसा जताया है। अब बात यह कि आगे की रणनीति किस तरीके की है। सरकार नायब सिंह सैनी की बनने जा रही है, यह तस्वीर साफ हो चुकी है। अब सवाल यह कि आगे की जो रणनीति पार्टी एक मैसेज देते हुए बनाएगी। 90 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने 48, कांग्रेस 37। एक तरीके से एक बड़ा नंबर गेम में फेरबदल हुआ। इनेलो 2 और जेजेपी और एसपी 0 पर रहे हैं। एक बड़ी निराशा जेजेपी के हाथ लगी है। कहीं ना कहीं जो जनता के बीच में निराशा थी वो देखने को मिली है। जिस तरीके से किसानों के मुद्दे को लेकर जेजेपी 2019 में बीजेपी के साथ गठबंधन किया, मुद्दे को लेकर सरकार बनाई। हालांकि 10 विधायक आए जेजेपी के, लेकिन निराशा, एक वर्चस्व बचाने की, कहीं ना कहीं अपना वजूद बचाने की लड़ाई जेजेपी और एएसपी लड़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से गठबंधन के दावे किए जा रहे थे, तस्वीर बिल्कुल उलट आई है। और बीजेपी ने कहीं ना कहीं यह साबित किया कि जनता फिर से बीजेपी पर भरोसा जताती है, विकास पर भरोसा जताती है, जो काम किए गए हैं उन पर भरोसा जताती है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के जो हाल हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी 48, कांग्रेस 37, इनेलो 2, जेजेपी और आम आदमी पार्टी 0-0। अंदाजा लगा सकते हैं। और अन्य के खाते में 3 आई हैं। इस बार चुनाव बेहद ही दिलचस्प होता नजर आया। और अब एक मैसेज जरूर दिया है जनता ने। आगे की रणनीति कैसे रहेगी, क्या खामियां रही हैं, और जो परिणाम परिवर्तित हुए उसके आधार पर क्या कुछ कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रैली की, उन्होंने पलवल पहुंचे, कुरुक्षेत्र पहुंचे, जीटी रोड बेल्ट को संभालने की कोशिश की। लेकिन जाटों के समीकरण की अगर बात की जाए तो बेहद ही दिलचस्प रहा। जाट बहुल क्षेत्र में भी 14:14 का रेशो देखने को मिला। और अगर बात की जाए कहीं ना कहीं हुड्डा के कहीं ना कहीं सीटों को लेकर, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप में चुनौती वाली चीजें निकलकर सामने आई हैं। अब आगे की रणनीति बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। बीजेपी हमेशा से यह चीज लेकर चल रही है कि अब सरकार जो है जनता के विकास के लिए है, विकास के लिए थी और आगे विकास भी करेगी। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ हैं। अनिल महेश्वरी जी हैं, स्टूडियो से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका।
जो रणनीति इस तरीके की बनाई गई थी और जो नतीजे थे, जो अमूमन अंदाज लगाया जा रहा था, उसके बिल्कुल विपरीत नतीजे आए हैं। सबसे पहले आपका रिएक्शन चाहूंगा सर कि किस तरीके की नतीजे हैं, क्या इनकी उम्मीद थी, क्या सोचा जा रहा था? मैं आपका रिएक्शन लूं, लेकिन और भी सहयोगी हमारे साथ हैं। डॉक्टर महेश कुमार हैं, हिसार से एसेट एडिटर, पानीपत से देवेंद्र कथुरिया हैं एसेट एडिटर, और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अनिल सर, शुरुआत मैं आपसे ही करना चाहूंगा, क्या जो एक्सपेक्टेशंस थी, जो उम्मीदें जताई जा रही थी कि कांग्रेस के तमाम दिग्गज कह रहे थे कि 20-20 सीटें नहीं ले पाएगी बीजेपी, और बीजेपी ने तो एक तरीके से हैट्रिक लगा दी सीधी। कांग्रेस के दिग्गजों की तो बात ही छोड़िए, पोलिस्टर्स, राजनीतिक एनालिस्ट, हम भी, मैं भी उसमें शामिल हूँ, जिसने ये किसी को उम्मीद ही नहीं थी, आशा ही नहीं थी कि बीजेपी इस तरह इतनी आगे बढ़ेगी, तीसरा टर्म लेगी। अब तक का बीजेपी का ये हरियाणा स्टेट का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है जी, 2014 से भी ज्यादा बेटर है। और लेकिन जनता का आदेश है, जनादेश है, उसको ये डिसमिस करना, ईवीएम ने करा, इसने करा, सोचना ये चाहिए कि जो गुज्जर वोट थी इधर उधर कई जगह बटी वो थी जी, आइसोलेटेड एरियाज में, उसके लिए कांग्रेस ने अपने एक बड़े साफ सुथरे चेहरे को राजस्थान से इंपोर्ट किया जी, सचिन पायलट को। लेकिन सुरेंद्र नागर नोएडा से एक वरिष्ठ बिजनेसमैन, लोकसभा के भी सदस्य रहे, अब राज्यसभा के बीजेपी के सदस्य हैं, उनको बीजेपी ने पिच करा जी। और उसके बाद में किशन पाल गुज्जर ने फरीदाबाद के अंदर अपनी दुश्मनी, दोस्ती, गुटबंदी सब छोड़ के अपनी पार्टी को जिताने के लिए जान लड़ा दी। और फरीदाबाद शहर से विपुल गोयल, जिससे उनका 36 का आंकड़ा था, उसको भी उन्होंने सपोर्ट करा और वो इतने शानदार रिजल्ट फरीदाबाद वाली सीट से लेके आए, जिसके लिए हर आदमी को उनकी तारीफ करनी चाहिए जी। करण दलाल जैसे वरिष्ठ नेता को, जो कई बार कई पार्टियों में इलेक्शन भी जीते हैं, उनका भी हारना उन्होंने सुनिश्चित करा, वो पलवल से हार गए जी। इसी तरह राव वीरेंद्र सिंह को बावजूद 2 बार उनके होने के और उनको सेंटर में मंत्रिमंडल बनाते हुए वो इम्पोर्टेंस नहीं दी गई जो उन्हें मिलनी चाहिए थी, उन्हें नाराजगी भी थी। और उसके बाद में रामविलास शर्मा को जब नॉमिनेशन नहीं दिया गया तो उसमें भरी मीटिंग में उन्होंने, राव साहब ने ये भी कह दिया था कि आप टिकट दें ना दें पार्टी का सवाल है, लेकिन बेइज्जत नहीं करनी चाहिए ऐसी। और ओपनली रिवोल्ट की स्थिति थी। उसके बाद में अहीरवाल से उन्होंने भी शानदार रिजल्ट लाए। लेकिन उसके बाद में जाट बेल्ट में भी धर्मवीर सिंह जो हैं, उन्होंने तोसाम से अपनी सारी जो उनकी नाराजगी थी उस सबको दूर करते हुए, या नाराजगी नहीं भी थी क्योंकि पिछले इलेक्शन में किरण ने उनको सपोर्ट किया था, उन्होंने उसकी बेटी को सपोर्ट करा। भिवानी शहर से सीपीएम का कैंडिडेट जो कांग्रेस की मदद से फाइट कर रहा था, वो काफी वोटों से हारा और कई सीट जाट बेल्ट में भी बीजेपी के हवाले हुई। जीटी रोड तो हमेशा से बीजेपी का माना जाता था, बीजेपी ने उसमें भी अपना काफी हद तक अपना वजूद बनाए रखा। पढ़ने में कहीं गलती हो गई, देखने में कहीं गलती हो गई, या वोटर इतना होशियार हो गया है कि वसीम बरेलवी साहब का कहना ये कि आज की दुनिया में वो ही जीता है जो बात इधर की करे और उधर हो जाए। वोटर, आप उससे पूछने जाइए, वो आपसे कहता बाबूजी जैसा आप कहेंगे मैं वैसे ही कर दूंगा जी। लेकिन हम लोगों को, या जो भी पोलिस्टर्स या इस काम को करते हैं, हम तो इंडिविजुअल बेसिस पर कर रहे थे, लोग तो बड़ी बड़ी टीम बना कर करते हैं, उनको ये बात सोचनी चाहिए, आत्मलोचन करना चाहिए कि गलती कहाँ हुई, कैसे हुई। इवन टोटल टीवी जिसका सर्वे पे लोग यकीन करते थे और सर्वे सही निकलता था, आज से नहीं पिछले 10 साल से सही निकल रहा है हर जगह, उनसे भी कहीं चूक हुई। चूक उनसे नहीं हुई, चूक इस बात में हुई कि पब्लिक का मूड वो कैसे गौज करें। वो तो वोट डलवाते हैं, वो पूछते तो है नहीं। उसके बाद में पब्लिक इतनी होशियार हो गई है कि उसकी बात को हम फेस वैल्यू पे ना लेके हमें कुछ ना कुछ ऐसा सोचना चाहिए कि भाई ये सही बात कह रहा है या हमारा दिल रखने के लिए बात कह रहा है। तो ये जो इलेक्शन में, इसमें इतने सारे लोग, बीजेपी में इंटरनल रिफ्ट भी थी, एक एमपी उनके थे कुरुक्षेत्र के, उनकी माँ जो हिंदुस्तान की सबसे रईस
महिला हैं, जी। वो इंडिपेंडेंट खड़ी हुई, एक मंत्री को उन्होंने हिसार से हराया, वो गुटबंदी थी। रामविलास शर्मा को टिकट नहीं दिया गया और कई जगह लोग निर्दलीय खड़े हुए। तो गुटबंदी तो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में हर पार्टी के अंदर है। अब हम उसमें कारण ढूंढने में बहुत सारे कारण होंगे। मैं सुबह भी कह रहा था ईवीएम पे ठीकरा फूटेगा, बिल्कुल। फिर इस पे फूटेगा कि बक्से पलट के गए, ईवीएम मशीन पलटी गई, कहीं कोई कहेगा 99% चार्ज थी, कोई कहेगा 60% चार्ज थी। लेकिन हमें आत्मलोचन बस में एक बात आपको और इसमें वैसे बतलाऊं जी कि सीबी गुप्ता उत्तर प्रदेश के बहुत वरिष्ठ नेता थे और लखनऊ शहर में ही रहते थे, पुराने मकान में, और बहुत उन्होंने शहर के लिए करा। एक इलेक्शन इंदिरा गांधी की हवा थी, उस इलेक्शन में लखनऊ कैंट से सीबी गुप्ता इलेक्शन हारे ही नहीं, उनकी जमानत जब्त हो गई जी। और हेमवती नंदन बहुगुणा चीफ मिनिस्टर थे। उसके बाद जब इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन हुआ, उसमें बहुगुणा और सीबी गुप्ता एक साथ आए। तो बहुगुणा जी उनसे मिलने गए सीबी गुप्ता से, तो सीबी गुप्ता ने उनसे छूटते कहा, नटवर लाल एक बात बतला, मेरी जमानत कैसे जब्त हुई? इलेक्शन में हारना जीतना, मेरी जिंदगी में कई बार मैं इलेक्शन हारा हूं, कई बार जीता हूं, लेकिन क्या हालात ऐसे हो गए कि मेरी जमानत जब्त हो जाए? जी। और उन्होंने अपनी किताब में भी यही लिखा है कि धांधली हुई, जबकि बहुगुणा जी ने बिल्कुल सही लिखा है कि सीबी गुप्ता उस हवा का रुख पहचानने में नाकामयाब रहे, जो हवा उस टाइम इंदिरा गांधी की बह रही थी। तो ये लोग हमें अपने अंदर ईमानदारी से सोचना चाहिए कि कहाँ ये आरोप प्रत्यारोप लगाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इतना बड़ा मैंडेट मिला है, जिस मैंडेट का असर आज शेयर मार्केट इतना उछल गया है, क्योंकि जो बहुत दिनों से शेयर मार्केट में 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद में बात चल रही थी कि नरेंद्र मोदी का क्या होगा, माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। आज उसको ये लगा कि ये तो आदमी फिर शेयर जो है ना, फिर ये ठीक हो गया है, इसमें हिम्मत आ गई है। तो छोटी सी स्टेट का इलेक्शन है, लेकिन इसका असर दूरगामी, इसका असर हो सकता है महाराष्ट्र के इलेक्शन में। बीजेपी में इतनी ताकत आ जाए कि वो जहां ये माना जा रहा था कि इलेक्शन लूज करेंगे, हो सकता है वहां भी हो। तो ये इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन है। देवेंद्र, जो परिणाम आए हैं इनका शायद कांग्रेस को भी अंदाजा नहीं होगा, आकलन नहीं किया होगा कि भाई इस तरह के परिणाम आ सकते हैं, और जो रिजल्ट देकर जनता ने एक बार बीजेपी को फिर से हैट्रिक पर भेजा है, उसमें कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं कांग्रेस के लिए नतीजे। मैं इसको कहूंगा अनएक्सपेक्टेड। मैं ये कहता हूं बीजेपी के लिए कमाल हो गया। देखिए, मैं अपनी डिबेट में ये कह रहा हूं कि कांग्रेस एज ले रही है, लेकिन बीजेपी, मैं ये भी कहता था कि बीजेपी को हम खारिज नहीं कर सकते कि सरकार नहीं बना रही, बना सकती है। कई बार मरतबा मैंने कहा आज बीजेपी ने सरकार बना दी, लेकिन इतना कमाल हो गया ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। शायद बहुत सारे यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगा।